ड्रामा में हमें एक लड़की जिया को दिखाया जाता है जिसे उसकी सिस्टर ने चेन्स के साथ बांध के बिठाया हुआ था और वो रो रही थी। वो अपनी सिस्टर जूली से कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, आखिरकार मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। लेकिन जूली उसके पास थी। जूली उसे कहती है कि मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी कि तुम जियान फैमिली में रहो, लेकिन मुझे ये भी पता चल गया है कि इतनी आसानी से तो तुम मेरी जान छोड़ने नहीं वाली, इसीलिए आज मैं तुम्हारा खेल ही खत्म करने जा रही हूँ। जिया रोना शुरू कर देती है और उसने उसे काफी ज्यादा मारा भी था, इसीलिए उसके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा निशान भी पड़े हुए थे। तभी हमें उसके ब्रदर गोयान को भी दिखाया जाता है। वो अपने ब्रदर गोयान को देख के कहती है कि मुझे पता था कि आप मेरी हेल्प करने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन उसका ब्रदर गोयान कहता है कि आज मैं तुम्हारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर देता हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो जूली की साइड पर हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम जियान फैमिली में से हमेशा के लिए चली जाओ। जिया कहती है लेकिन मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता था कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया। फिर जिया को एक सीन याद आ रहा था जहाँ पर उसका हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और जूली और गोयान उसके पास खड़े थे। फिर जिया एक विश मांगती है। जूली जिया से कहती है कि वैसे तुमने क्या विश मांगी। तो जिया कहती है कि मैंने ये विश मांगी है कि मैं हमेशा जियान फैमिली में अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहूं। फिर वो अपना केक काटती है और सबसे पहले अपने ब्रदर को देती है। तो उसका ब्रदर कहता है कि ये केक तुम्हारा है, इसीलिए सबसे पहले तुम ही इसे खाओ। और गोयान और जूली तो एक दूसरे की तरफ देखते हुए डेविली स्माइल भी दे रहे थे, यानी कि वो लोग तो पहले से ही जिया को नापसंद करते थे। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया रोना शुरू कर देती है। जिया कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा और मैं कभी भी तुम्हारे मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करूंगी। लेकिन गोयान एक सिरिंज पकड़ लेता है। गोयान कहता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें जियान फैमिली में से निकाल देना चाहता हूँ। जिया कहती है कि अगर मेरे फादर को इस बात का पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जूली कहती है कि डियर सिस्टर, मैंने पहले ही इस चीज़ का अरेंज कर लिया है, यानी कि मैंने तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारे डैड को मैसेज कर दिया है कि तुम ये शहर छोड़ के जा रही हो और तुम उनकी फैमिली में नहीं रहना चाहती। फिर गोयान एक सिरिंज पकड़ लेता है उसे इंजेक्शन लगाने के लिए। लेकिन तभी हमें जिया के फादर को दिखाया जाता है। वो गोयान से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। जिया अपने डैड को देख के कहती है कि थैंक गॉड आप मुझे बचाने के लिए आ गए हैं। लेकिन उसके डैड उसके पास होते हुए कहते हैं कि वैसे मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम ये फैमिली छोड़ के चली जाओ, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम पर है और इससे मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। फिर वो लोग मिल के जिया का मर्डर कर देते हैं। फिर हमें जिया का रीबर्थ दिखाया जाता है जहाँ पर वो 8 इयर्स की थी। जिया कहती है कि लगता है मेरा रीबर्थ हुआ है, लेकिन अब मैं अपनी मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करूंगी और जियान फैमिली को खुद को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। फिर हमें जिया की सारी लाइफ दिखाई जाती है जो कि उसने विलेज एरिया में गुजारी थी। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया जियान फैमिली में वापस आने वाली थी और वो वापस आने से पहले अपने फ्रेंड शेंग से मिलती है। शेंग उसे कहता है कि क्या वाकई ही तुम जियान फैमिली में जाना चाहती हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। जिया कहती है लेकिन वो मेरी फैमिली है, इसीलिए मैं वापस जाके ही रहूंगी, क्योंकि जिया को तो पहले ही सारी बात का पता था कि वो इसके साथ कैसा बिहेवियर करेंगे। फिर जिया अपना सूटकेस लेके वहां से चली गई थी। जिया के जाते ही मिस्टर शेंग का असिस्टेंट उनके पास आता है। वो मिस्टर शेंग से कहता है कि आपको अपनी रियल आइडेंटिफिकेशन मिस जिया को बता देनी चाहिए थी। लेकिन शेंग उसे कहता है कि नहीं, मैं जिया को किसी बात का भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़ के चली जाए। इधर जिया अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन वो सूटकेस उठा के घर से बाहर ही खड़ी थी और उसे अपनी पिछली जिंदगी का एक सीन याद आ रहा था। जब वो जियान फैमिली में वापस आई थी तो गोयान और जूली ने उसके लिए दरवाजा खोला नहीं था और वो सारा टाइम बाहर बैठ के ही वेट करती रही थी। लेकिन प्रेजेंट सीन में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसने तो अपने सूटकेस में एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। वो उसे दरवाजे के ऊपर मार के ताला तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। गोयान और जूली उसके पास आते हैं। गोयान कहता है कि तुम इतने साल के बाद अपने घर वापस आई हो और तुम्हें जरा भी मैनर्स नहीं है। जिया घर की चीजों को भी तोड़ती है और उन्हें कहती है कि मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं कि तुम्हारे ऊपर बर्बाद करूं, मुझे बताओ कि मेरा बेडरूम कहाँ पर है। जूली कहती है कि लगता है कि इसे ये नहीं पता कि हम इसे यहाँ पर बिल्कुल भी रहने नहीं देंगे। लेकिन जिया स्पीकर ऑन कर देती है और अपने डैड को कॉल मिला देती है। उन्हें बताती है कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए बेडरूम भी रेडी नहीं किया। उसके फादर गुस्से से गोयान और जूली को डांट रहे थे कि तुम्हारी बहन इतने सालों के बाद घर वापस आई है, उसके लिए फौरन से पहले रूम रेडी करो।
गोयान तो अपने फादर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे गुस्से से कह रहे थे। फिर वो जिया से कहते हैं कि ये तुम्हारा अपना घर है, इसीलिए तुम खुद ही देख लो, तुम्हें जो रूम अच्छा लगता है तुम उसी में चली जाओ। जिया भी उन्हें ओके बोल के स्टेयर्स की तरफ चली जाती है। फिर जिया अपने लिए एक रूम सेलेक्ट करती है। जूली कहती है कि ये मेरा बेडरूम है, लेकिन जिया कहती है कि आज से ये मेरा बेडरूम है। गोयान भी कहता है कि फौरन से यहाँ से बाहर निकलो, लेकिन जिया कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो मेरे डैड से जाके बात करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ वेस्ट करूं। जूली कहती है कि तुम अभी अभी बाहर से आई हो, तुम मेरे साथ बेडरूम शेयर कर सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे ये ब्लैंकेट वापस कर दो, क्योंकि ये गोयान मेरे लिए बहुत ज्यादा प्यार से लेके आया था। जिया कहती है कि मुझे लगता है इस रूम की चीजों से तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार है, वो तो अपनी कुल्हाड़ी के साथ सारे रूम की चीजों को भी तोड़ देती है। गोयान कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जूली उसे कहती है कि मुझे लगता है हमसे कोई गलती हो गई है, इसीलिए तो हमारी सिस्टर हमसे नाराज है। लेकिन जिया आगे बढ़ के जूली के मुंह के ऊपर 2-3 थप्पड़ लगा देती है। वो जूली से कहती है कि हाँ, तुमने मुझे बहुत ज्यादा नाराज किया है। गोयान कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो एक वास पकड़ के जिया के सर में मारने वाला था, लेकिन वो दोबारा फिर से जूली के ही सर में लग जाता है और उसके तो सर से ब्लड भी आ रहा था। गोयान कहता है कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो, तुमने आते ही हमें इस तरह से बुली करना शुरू कर दिया है, मैं तुम्हें 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। जिया गोयान को भी मार के एक साइड पर करती है। गोयान कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हमें आंटी को दिखाया जाता है, जो कि आते ही जूली को उठाती हैं और कहती हैं कि जूली, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। फिर वो जिया से कहती हैं कि तुम इस फैमिली में क्या कर रही हो। जिया आंटी की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि ये मेरी स्टेप मॉम है, जिन्हें बचपन से ही मैं अपनी माँ समझती थी। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और आंटी उसके पास एक फाइल लेके गई थी। आंटी उसे कहती हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी जूली की है, इसीलिए तुम इसके ऊपर सिग्नेचर कर दो, अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिया कहती है कि मैं आपकी रियल डॉटर हूँ, लेकिन आंटी कहती हैं कि तुम मेरी रियल डॉटर नहीं हो, बल्कि जूली इस फैमिली की रियल डॉटर है। तो वो चुपचाप उन पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर कर देती है। फिर प्रेजेंट सीन में उसकी मदर उसे कहती हैं कि तुम यहाँ पर वापस क्या लेने के लिए आई हो। जिया कहती है कि ऑफ कोर्स ये मेरी फैमिली है, मैंने तो यहाँ पर आना ही था। और वो उन लोगों को अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हुए वहां से चली जाती है। नीचे उसके डैड उसका वेट कर रहे थे। वो जिया से कहते हैं कि तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तुम यहाँ पर एडजस्ट कर जाओगी। लेकिन जिया कहती है कि मुझे लगता है कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे वापस से ऑर्फन हाउस में चले जाना चाहिए। उसके डैड को तो इस बात का पता था कि सारी प्रॉपर्टी जिया के नाम पर ही है, इसीलिए वो उसे काफ़ी प्यार से ट्रीट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी फैमिली वालों ने तुम्हें बुली किया है, तो ये सब लोग तुमसे माफ़ी मांगेंगे। फिर वो सभी भी उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। गोयान कहता है कि डैड, ये बहुत ज़्यादा बदतमीज और स्टबन है, इसने हमें बुली करने की कोशिश की है, इसने जूली के सर पर अपनी कुल्हाड़ी भी मारी थी। जिया कहती है कि देखा ना डैड, ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मुझे चले ही जाना चाहिए। उसके डैड पूरी फैमिली से कहते हैं कि जिया का आज यहाँ पर फर्स्ट डे है, इसीलिए आपको जिया के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। आफ्टर ऑल वो जियान फैमिली की यंग डॉटर है। जिया भी सोच रही थी कि मुझे इनके साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आज ही मैंने इन्हें अपना असल रूप दिखा दिया तो बाकी का शो तो मैं मिस कर दूंगी। इधर जिया के फादर भी सोच रहे थे कि जिया को मुझे प्यार से हैंडल करना होगा, तभी तो वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर कर देगी और उसके बाद मैं इसे इस फैमिली में से बाहर निकाल दूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर शेंग का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि जिया अपने घर के अंदर चली गई है और उसने घर के दरवाजे को भी तोड़ दिया था। मिस्टर शेंग कहते हैं कि जिया के ऊपर नज़र रखो, क्योंकि जियान फैमिली उसे बुली करने की कोशिश ज़रूर करेगी। फिर दूसरी तरफ जिया बात लेके बाहर आती है तो गोयान उसके रूम में आता है। गोयान जिया से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा, इसीलिए तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। जिया सोच रही थी कि गोयान को इस बात का पता ही नहीं कि मैंने अपनी इस लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग ली है, ताकि मैं तुम सब लोगों का मुकाबला कर सकूं। गोयान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो जिया उसे एक ही पंच मार के नीचे गिरा देती है और चाकू भी उसके गले पे रख देती है। जिया कहती है कि तुम्हें मुझे इस फैमिली की बिग डॉटर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी गोयान के फादर और जूली भी आ जाती है। जूली कहती है कि प्लीज जिया को स्टॉप करें। गोयान भी कहता है कि प्लीज फादर मेरी हेल्प करें। उसके फादर जिया को मारने के लिए अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन उन्हें याद आ जाता है कि असिस्टेंट ने उनके आगे फाइल रखी थी और बताया था कि काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस रुकी हुई हैं, क्योंकि मिस जिया के सिग्नेचर होने बाकी हैं। फिर उसके फादर ने यही सोचा था कि जिया को फैमिली में वापस लेके आना पड़ेगा,
फिर प्रेजेंट सीन में गोयान के फादर उसे कह रहे थे कि यकीनन तुमने ही अपनी सिस्टर को बुली किया होगा, इसीलिए तो उसने तुम्हें पकड़ा है, तो मुझसे माफ़ी मांगो। गोयान कहता है कि फादर आप मुझसे क्या बोल रहे हैं। जिया कहती है कि एडमिट करो कि मैं जियान फैमिली की यंग डॉटर हूँ। गोयान कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो कभी एडमिट नहीं करूँगा, लेकिन जिया उसे ज़ोर से पकड़ती है। तो गोयान कहता है कि हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम ही जियान फैमिली की यंग डॉटर हो। जिया उसे छोड़ देती है और उन्हें मोबाइल दिखाते हुए बताती है कि मैंने इस बात को रिकॉर्ड कर लिया है ताकि गोयान कभी भी अपनी बात से पलटे ना। गोयान मोबाइल फोन पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसके फादर गोयान के मुंह पे ही थप्पड़ मार देते हैं और उसे कहते हैं कि आफ्टर ऑल वो तुम्हारी सिस्टर है, इसीलिए फौरन से यहाँ से बाहर चले जाओ। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिया के फादर उसे कहते हैं कि प्लीज़ अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश करो, कल तुमने स्कूल भी तो जाना है। जिया कहती है कि हाँ मुझे पता है, आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन करवाया है क्योंकि ये हमेशा से आपका ड्रीम था। उसके फादर भी उसे अप्रिशिएट करते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जब जिया अपने स्कूल में जाती है। जिया को याद आ रहा था कि उसकी पिछली जिंदगी में उसने बहुत मुश्किल से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था और उसके क्लास फेलोज उसे बुली करने के लिए आ गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने उसके लैपटॉप के ऊपर पानी भी गिरा दिया था। जिया बहुत ज़्यादा रो रही थी। जिया कहती है कि मैं कितनी ज़्यादा अनलकी हूँ ना, क्योंकि उसके प्रिंसिपल ने भी आके उसे डांटा था और उसे कहा था कि अगर तुमने आज अपना प्रोजेक्ट सबमिट ना करवाया तो हम तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। गाइस ये स्टोरी तो आगे चल के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप सब दोस्तों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और प्रेजेंट सीन में जिया ये सोच रही थी कि अपनी पुरानी ज़िंदगी मैंने बहुत ज़्यादा मिजरेबल गुजारी है, लेकिन अब की दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उसी तरफ हमें उसकी क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ जिया को बुली करने का प्लान कर रही थी। जूली कहती है कि वो मेरी सिस्टर है, इसीलिए आप लोगों को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो टिया कहती है कि तुम तो ऐसे ही अपनी सिस्टर के लिए फिक्र कर रही हो, तुम्हारी सिस्टर यही डिजर्व करती है। और वो भी स्माइल कर रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि फैमिली में तो इसने हम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया है, लेकिन क्लास में ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगी। दूसरी तरफ हमें शैंग को भी दिखाया जाता है, वो भी उसी क्लास में बैठा हुआ था और वह जिया के मोबाइल के ऊपर मैसेज कर देता है कि कुछ लड़कियां तुम्हें क्लास में वेलकम करने की तैयारी कर रही हैं। जिया सोच रही थी कि मुझे तो इस बात का पहले ही पता है, तभी उसे अपना प्रिंसिपल नजर आता है। जिया सोच रही थी कि ये वेल्दी लोगों को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है। जिया प्रिंसिपल सर से कहती है कि मुझे मेरी क्लास का रास्ता नहीं मिल रहा, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। तो प्रिंसिपल सर उससे उसका नाम पूछते हैं। जिया बताती है कि मैं जियान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि मिस्टर जियान ने मुझे आपके लिए कॉल की थी, वो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी क्लास में लेके जाते हैं। इधर जिया की क्लास फेलोज ने जिया के ऊपर गिराने के लिए पानी वाली बाल्टी दरवाजे के ऊपर भर के रखी हुई थी। प्रिंसिपल सर जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो वो सारा पानी उन्हीं के ऊपर गिर गया था। वो गुस्से से बोलते हैं कि ये सब किसने किया। टिया कहती है कि आपकी गलती है, आपको क्लास में पहले नहीं आना चाहिए था क्योंकि हमने ये अपनी क्लास फेलो के वेलकम के लिए रेडी किया था। प्रिंसिपल सर तो उसकी बात सुन के खामोश हो गए थे क्योंकि टिया के फादर काफ़ी रिच मैन थे। फिर जिया कहती है कि अगर मेरी क्लास फेलोज मुझे वेलकम करना चाहती थी तो फिर मैं भी आप लोगों को वेलकम बोलूंगी। वो भी पानी पकड़ के टिया के ऊपर गिरा देती है। टिया की फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन शैंग सामने आ जाता है। शैंग कहता है कि ये न्यू क्लास फेलो है और मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। अब प्रिंसिपल भी शैंग की आइडेंटिफिकेशन के बारे में पहले ही जानते थे, इसीलिए वो फौरन से वहां से बाहर चले गए थे। इधर शैंग जिया के साथ आके अपनी सीट पे बैठ जाता है। जिया कहती है कि अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट ना भी करते तो मैं खुद भी अपने आप को संभाल सकती थी। शैंग कहता है लेकिन मेरा ख्याल था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ने ही वाली थी। फिर जिया कहती है कि ये सब कुछ मेरी बहन ने ही किया है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इधर टिया भी अपनी आंटी से मिलने के लिए जाती है। वो उन्हें बताती है कि हमारी क्लास में एक न्यू लड़की जिया आई है और उसने मुझे बुली किया है, उसने तो मेरे ऊपर पानी भी गिराया था, फिर हमारे क्लास फेलो शैंग ने उसे सबके सामने प्रोटेक्ट किया था, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। आंटी कहती है कि किसकी हिम्मत है जो तुम्हें बुली कर सके, मैं कल तुम्हारे स्कूल में आऊंगी और सारे मैटर को सॉल्व करूंगी। लेकिन आंटी को खांसी हो रही थी और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। टिया आंटी को पानी पिलाती है और आंटी से पूछती है कि आपको क्या हुआ है। आंटी बताती हैं कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे कुछ हर्ब्स की ज़रूरत है, अगर वो मुझे ना मिली तो मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया और शैंग टिया और उसके गैंग को देख रहे थे जो कि जिया के बारे में ही प्लान कर रहे थे। शैंग कहता है कि मैंने सारी रिकॉर्डिंग की है, उन्होंने जो प्लान किया है। जिया कहती है कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे पहले ही उनके प्लान का पता है। फिर जिया शैंग के कान में अपना आइडिया भी शेयर करती है। फिर जिया वहां से जा रही थी तो एक लड़की उसे किडनैप कर लेती है और उसे वॉशरूम में ले जाती है।
टिया और जूली उसके सामने आ जाते हैं। वो जिया से कहते हैं कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते हुए हमसे माफ़ी मांगनी होगी और हम तुम्हारी वीडियो बनाएंगे। जिया को याद आ रहा था कि उसकी पहली ज़िंदगी में भी इन लोगों ने जिया के साथ ऐसा ही किया था और जिया ने अपने मुंह पे थप्पड़ भी मारे थे। फिर प्रेजेंट सीन में भी टिया उसे ऐसे ही करने के लिए बोल रही थी। टिया कहती है कि मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी, अगर तुमने सबके सामने मुझसे माफ़ी ना मांगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें स्कूल में भी नहीं रहने दूंगी। जिया कहती है कि जूली तुम भी इन लोगों के साथ मिली हुई हो। जूली कहती है कि नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें बस सबक सिखाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम क्लास में अच्छे से बिहेव करो। फिर जिया उन लड़कियों को मार मार के उनका बुरा हाल कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन प्रिंसिपल के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर टिया की फैमिली भी आ जाती है और दूसरी सभी फैमिलीज भी आ गई थी। वो लोग जिया के बारे में बात कर रहे थे कि जिया की हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों को बुली करने की, और उनकी डॉटर उनके साथ बैठी हुई थी। जिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने पहले मुझे बुली करने का प्लान किया था और मुझे वॉशरूम में लेके जाके मेरी वीडियो बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो उसकी बात मान नहीं रहे थे। तभी शैंग आ जाता है जो कि जिया को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ्स भी मौजूद हैं। फिर शैंग वहां पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी बुला लेता है जो कि पहले भी टिया के हाथों बुली हो चुके थे। वो लोग सबके सामने आके टिया के बारे में बताते हैं कि टिया ने पहले भी हमें बुली किया है, हमारे नोट्स चोरी किए थे, और एक दूसरी लड़की बताती है कि टिया ने मेरे बाल काट दिए थे। टिया की आंटी कहती हैं कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप सब लोग मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, फौरन नील डाउन होकर उससे माफी मांगे। शैंग आंटी की तरफ देख के कहता है कि आप हॉस्पिटल से मेडिसिन ले रही हैं ना अपनी डिजीज के लिए, इसीलिए वो कॉल करके उनकी मेडिसिन को स्टॉप करवा देता है। आंटी हंसते हुए कह रही थी कि तुम होते कौन हो मेरी मेडिसिन को स्टॉप करवाने वाले, लेकिन आंटी के मोबाइल पर कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी मेडिसिन की सप्लाई को रोक दिया गया है। आंटी ये बात सुन के शॉक रह गई थी। दूसरी तरफ मिस्टर निंग को भी कॉल आ जाती है और उनके साथ भी सारी कॉन्ट्रैक्ट डील्स को फिनिश कर दिया गया था। मिस्टर निंग भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर आंटी अपनी बेटी टिया से कहती हैं कि टिया फौरन से नील डाउन होकर इनसे माफी मांगो। टिया कहती है कि आंटी आप क्या बोल रही हैं, तो उसकी आंटी टिया के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मार के उसे कहती है कि मैंने कहा ना नील डाउन हो जाओ, तो टिया नील डाउन हो जाती है। जिया कहती है कि अब इन सब ड्रामों की जरूरत नहीं और वो वहां से बाहर चली जाती है। उसके फादर जल्दी से सामने आते हैं और सब लोगों से कहते हैं कि अगर आइंदा के बाद किसी ने मेरी बेटी को बुली करने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा। फिर वो जिया के पीछे आते हैं। वो जिया से कहते हैं कि देखा ना, मुझे पता था कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिया कहती है कि मुझे आपकी एप्रिसिएशन की कोई भी ज़रूरत नहीं, और ये कह के जिया आगे चली गई थी। उसके फादर को जिया पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहे थे कि अगर जिया का बिहेवियर ऐसा ही रहा तो वो प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। तभी उसके फादर के पास गोयान आ जाता है। गोयान कहता है कि आप इतने अपसेट क्यों हो रहे हैं। अंकल गोयान को शैंग के बारे में बताते हैं कि शैंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन है, उसने टिया की आंटी की मेडिसिन को भी रुकवा दिया है और निंग फैमिली के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट डील्स को फिनिश करवा दिया था। पता नहीं वो कौन है और जिया को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। गोयान कहता है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी मैं उनके कॉलेज में न्यू प्रोफेसर बन के जा रहा हूँ, फिर मैं सारे मैटर्स को फाइंड आउट कर लूँगा। ये बात सुन के अंकल थोड़ा खुश हो गए थे। फिर नेक्स्ट दिन हमें क्लास का दिखाया जाता है। जैसे ही मिस्टर गोयान क्लास में जाते हैं, सब लोग प्रोफेसर गोयान के बारे में बात कर रहे थे कि वो जूली और जिया के ब्रदर हैं। फिर वो जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने अपने टेस्ट को प्रिपेयर कर लिया है, इसीलिए तो तुम मज़े से सो रही हो। जिया कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मिस्टर गोयान कहते हैं कि फिर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो फिजिक्स का पेपर सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सब लोग उस क्वेश्चन पेपर को देख के कह रहे थे कि ये क्वेश्चन पेपर तो बहुत ज़्यादा टफ है, इवन क्वेश्चन की भी समझ नहीं आ रही। फिर मिस्टर गोयान जिया से कहते हैं कि लगता है तुमने अपने पेपर की तैयारी काफ़ी अच्छे से की है। जिया कहती है कि हाँ, ये पेपर मैं काफ़ी इजीली सॉल्व कर लूँगी। गोयान कहता है कि अगर तुमने 2 मिनट में अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो मैं अपने शेयर्स को तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। जिया कहती है कि देख लेना कहीं तुम्हें मुंह के बल ना गिरना पड़े। लेकिन फिर जूली भी आ जाती है। जूली गोयान से कहती है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आफ्टर ऑल वो हमारी सिस्टर है और आपके पास इन शेयर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। गोयान जिया से कहता है लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम क्या करोगी। जिया तो बिल्कुल खामोश थी, लेकिन चैंग कहता है कि अगर जिया हार गई तो फिर हम टिया की आंटी की मेडिसिन सप्लाई को कंटिन्यू कर देंगे और निंग फैमिली के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस बात पर वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर जिया अपने पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करती है। वो तो 2 मिनट से भी पहले ही अपने पेपर को सॉल्व कर लेती है और गोयान को देती है। गोयान कहता है कि तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने पेपर को चेक कर सकती हो क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। लेकिन जिया कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं। गोयान जैसे ही वो पेपर देखता है तो शॉक्ड रह गया था क्योंकि उसमें तो कोई भी मिस्टेक नहीं थी।
जिया कहती है कि मैं इस बेट को जीत चुकी हूँ, अब अपने शेयर्स को मेरे नाम ट्रांसफर कर दो। गोयान कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये जीत चुकी हो, लेकिन अभी एक कंपटीशन बाकी है, तुम्हें ट्रुथ और डेयर का गेम करना होगा। जिया कहती है कि मुझे पता था कि तुम यही प्लान सोच रहे होगे। गोयान उसे बेस्ट ऑफ लक बोल के वहां से चला जाता है। जूली कहती है कि क्या आपको लगता है कि वो इसमें हार जाएगी? गोयान कहता है कि हाँ, मुझे पता है, क्योंकि ये टीचर ए के क्वेश्चंस हैं, इन्हें कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जिया को भी इस बात का पता चल चुका था कि अब गोयान क्या प्लान कर रहा है। फिर गोयान क्लास में वापस आता है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखता है। उन क्वेश्चंस को देख के सभी स्टूडेंट्स हैरान हो रहे थे कि इस राइटिंग की तो समझ नहीं आ रही, और वो जिया को सॉल्व करने के लिए बोलता है। जिया उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। गोयान कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस मेथड का बिल्कुल भी अच्छे से अंदाजा नहीं था, लेकिन इस मेथड से नहीं बल्कि इसे एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक सॉल्व करना था, और वो उसे सॉल्व करके भी दिखाता है। टिया कहती है कि अब तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है, अब तो तुम्हें नील डाउन होकर सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। गोयान कहता है कि हाँ, अभी ये नील डाउन होकर माफी मांगेगी। जिया कहती है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को सही से समझ नहीं लगी, क्योंकि गोयान नहीं बल्कि मैंने विन किया है। गोयान कहता है कि जिया, मुझे लगता है कि तुम डे ड्रीमिंग कर रही हो, लेकिन तभी शैंग सबके सामने आ जाता है और वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। शैंग कहता है कि बेशक तुम लोगों को इस क्वेश्चन की समझ ना लगी हो, लेकिन इस दुनिया में और भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन को समझते हैं, और उनका आंसर भी उन्हें बिल्कुल सही पता है, क्योंकि वो टीचर ए के फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। गाइस, ड्रामा में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गोयान कहता है, लेकिन जिया, तुम्हें टीचर ए के फॉर्मूला का कैसे पता है? जिया कहती है, क्योंकि मैं खुद ही टीचर ए हूँ। ये बात सुन के सब लोग बहुत हैरान होते हैं। जिया कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? गोयान कहता है कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि टीचर ए तो हमेशा से ही मेरे आइडियल रहे हैं। जिया कहती है कि फिर मैं तुम्हें अभी प्रूफ देती हूँ। इसी के साथ ही वो मोबाइल फोन पकड़ के टीचर ए की वेबसाइट के ऊपर कुछ अपडेट्स कर देती है, जिससे सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि जिया ही टीचर ए है। जिया की लाइव स्ट्रीम में भी सब लोग ही जिया के फैन थे, और वो लोग जिया के फॉर्मूलाज को बहुत ज़्यादा फॉलो किया करते थे। तभी प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। प्रिंसिपल शैंग से कहते हैं कि प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को बंद कर दें, इसकी वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन शैंग कहता है कि अगर आपने मुझे लाइव स्ट्रीम को ऑफ करने के लिए बोला, तो मैं आपको प्रिंसिपल की सीट से भी हटवा सकता हूँ, और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बात सुन के प्रिंसिपल भी घबरा जाते हैं। तभी प्रिंसिपल के मोबाइल के ऊपर चेयरमैन की कॉल आती है। वो उन्हें बताते हैं कि आपको अभी ही गोयान को इस जॉब से निकालना होगा। तो प्रिंसिपल सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि प्रोफेसर गोयान ने टीचर ए के फॉर्मूलाज को गलत यूज करने की कोशिश की है, इसीलिए मैं इन्हें जॉब से फायर करता हूँ। ये बात सुन के गोयान को तो बहुत गुस्सा आता है, और प्रिंसिपल वहां से चले गए थे। जिया कहती है कि मैंने कहा था ना कि मेरे साथ बेट नहीं लगाओ। गोयान कहता है कि जिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो जिया का गला दुबाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन शेंग उसे मुक्का मार के एक साइड पर करता है। जूली कहती है कि तुम गोयान के साथ ऐसे क्यों कर रही हो? आफ्टर ऑल हम लोग एक फैमिली हैं। तो जिया जूली के मुंह के ऊपर भी एक थप्पड़ लगाती है। फिर जिया शेंग से कहती है कि मेरा ख्याल है कि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। शेंग बाहर आके जिया से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? जिया कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी शेंग के मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि सब लोग जिया और शेंग के बारे में बातें कर रहे हैं, और शेंग को जिया का शुगर डैडी बोल रहे हैं। जिया कहती है कि अब लोग इस तरह की बातें तो करेंगे ही, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो शेंग जिया की चिक्स पे टच करते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं तुम्हारा शुगर डैडी भी बन जाऊं तो। जिया जैसे ही घर पे आती है तो आंटी पहले ही उसका वेट कर रही थी, और गोयान और जूली भी वहां पर ही मौजूद थे। आंटी ने अपने बॉडीगार्ड्स को भी बुला लिया था। वो जिया की तरफ देखते हुए कहती हैं कि इसकी वजह से मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी शेंग वहां पर आ जाता है। शेंग कहता है कि मैं जिया की साइड पर हूँ, उसे प्रोटेक्ट करूंगा। शेंग के आदमी भी आ जाते हैं, जो कि गोयान के आदमियों को मार के एक साइड पर करते हैं। जूली गोयान को पकड़ती है। जूली कहती है कि गोयान ब्रदर के साथ ऐसा नहीं करो, मैंने बहुत प्यार करती हूँ। जिया कहती है कि हाँ, तुम दोनों के प्यार के बारे में भी मैं अच्छे से जानती हूँ। वो शेंग से मोबाइल फोन पकड़ती है और सबको उनकी फोटोज दिखा देती है, जहाँ पर वो दोनों बेड पे थे। ये देखते हुए गोयान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जूली कहती है कि प्लीज इन फोटोज को वायरल नहीं करना, अदरवाइज मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। जिया जूली से कहती है कि तुम्हें गोयान के ऊपर बहुत ज्यादा नाज है ना? इसी के साथ ही उसके आदमी एक एल्बम पकड़ के ले आते हैं, जो कि एक गर्ल की फोटोज की थी। जिया कहती है कि ये लड़की गोयान को बहुत प्यार करती थी, उसने अपनी फोटोज भी इसके साथ शेयर की थी, लेकिन गोयान ने उसका गलत यूज किया और उसे बदनाम कर दिया, और इसी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी।
जूली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम ब्रदर गोयान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। जूली कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो थोड़ी ही देर बाद ये सारी न्यूज़ स्प्रेड हो जाएगी। फिर सब लोगों को इस बात का पता चल जाएगा कि गोयान ने किसके साथ क्या कुछ किया। ये बात सुन के गोयान की मदर आगे आती हैं और जिया से कहती हैं कि प्लीज़ ऐसा नहीं करना। अगर तुम कहती हो तो अपनी बेटी के लिए मैं तुम्हारे सामने नील डाउन हो जाती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी मदर हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जिया उनसे अपना हाथ छुड़वाती है और उन्हें कहती है कि मुझे आपके प्यार की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर जियान को दिखाया जाता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें यही बात बता रहे थे कि हमारे शेयर्स तेजी से नीचे गिर रहे हैं, अगर आपने इस कंपनी को संभालने के लिए कुछ किया नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। मिस्टर जियान इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। फिर जैसे ही वो घर पे आते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। जूली कहती है कि फादर, अभी भी मेरे पास एक रास्ता है। जूली कहती है कि हमें चाउ ग्रुप के साथ बात कर लेनी चाहिए, वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूर रेडी हो जाएंगे। फिर जूली उन्हें कॉल भी करती है और वो 30% की इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। अंकल ये बात सुन के सेटिस्फाइड हो गए थे और जूली सोच रही थी कि थैंक गॉड मेरी वजह से मैंने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लिया है। तभी जिया आती है। वो जिया से कहती है कि तुम तो इस फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर सकी, लेकिन मैंने चाओ ग्रुप से बात कर ली है और वो 30% की इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। जिया ये बात सुन के स्माइल करती है। जिया कहती है कि लगता है मेरी सिस्टर को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो अपना मोबाइल निकाल के किसी को मैसेज कर देती है और थोड़ी देर में ही उसके डैड के मोबाइल पे कॉल आ जाती है। चाओ ग्रुप उन्हें कहते हैं कि हम आपके साथ 30% की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अंकल कहते हैं लेकिन हुआ क्या है, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि हमें हाई ऑफिशियल्स की तरफ से कॉल आई है। उन्हें तो इस बात की समझ ही नहीं आती। वो फौरन से अपनी फैमिली का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें नील डाउन होने के लिए बोलते हैं। वो जिया से कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। जिया कहती है कि मैं एक ही सूरत में आपको माफ़ करूंगी, आपको मेरे 51% के शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफ़र करने होंगे। अंकल गुस्से से उठ के खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जिया कहती है कि ठीक है, फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रूफ्स हैं। ये बात सुन के वो घबरा जाते हैं और जिया से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए एग्री हूँ, क्योंकि वो अपने दिल में सोच रहे थे कि जिया का मर्डर करने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, क्योंकि जिया को कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में जिया ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आती है और उसके सामने पूरी फैमिली खामोश बैठी हुई थी। जिया अपने फैमिली मेंबर से कहती है कि आप सब लोग मुंह लटका के क्यों बैठे हैं, आज तो बहुत प्यारा दिन है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस को बाकायदा तौर पर संभालने के लिए जा रही हूँ। उसके फादर कहते हैं कि थोड़ा जल्दी ब्रेकफास्ट करो क्योंकि हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। फिर नेक्स्ट दिन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है। जैसे ही वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो जिया पहले ही एग्जेक्टिव सीट पे बैठी हुई थी। उसके फादर जिया से कहते हैं कि मैंने कहा ना कि मैं शेयर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन अभी तुम स्कूल गोइंग हो, अभी तुम्हें बिजनेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं। जिया की मदर भी कहती हैं कि तुम्हारे फादर इन मैटर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, तुम चाहो तो उनके साथ काम कर सकती हो। जिया कहती है कि मेरा ख्याल है आप लोगों ने सुना नहीं और ना ही आप लोगों ने ऑनलाइन चेक किया है। मैं ऑलरेडी अपनी सीट संभाल चुकी हूँ और मैंने अपने जियान ग्रुप का नाम चेंज करके टियान ग्रुप रखा है। ये बात सुन के तो मिस्टर जियान शॉक्ड ही रह गए थे, इसीलिए उनके मुंह से ब्लड भी आता है और वो दिल भी पकड़ लेते हैं। फिर हमें अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। मिस्टर जियान को जैसे ही होश आती है तो वो अपनी वाइफ और जूली के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। वो हॉस्पिटल से भी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोयान आ जाता है। वो अपने फादर को रोकता है। गोयान के फादर उसके मुंह पे भी थप्पड़ लगाते हैं। वो गोयान से कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि तुम ही हमेशा फोर्स करते थे जूली को इस फैमिली में रखने के लिए। अगर हम पहले ही जूली को बाहर निकाल देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जूली गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर जूली जिया के पास आती है। वो जिया से कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है और मेरी फैमिली मुझसे नफरत करने लगी है। जिया उसके पास होते हुए कहती है कि तुम नफरत के ही काबिल हो, क्या तुम अपने बैकग्राउंड के बारे में जानती हो? इस फैमिली में आने से पहले तुम्हारा कितने ज़्यादा लड़कों के साथ अफेयर था। वो तो उन्हें लड़कों के नाम भी बता देती है। जूली घबरा जाती है। जिया कहती है कि तुम जैसी लड़की को तो डूब के मर ही जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में जिया अपने घर वालों के साथ बैठे हुए खाना खा रही थी। कोयान सोच रहा था कि पता नहीं जूली को क्या हुआ है, वो खाना खाने के लिए नीचे क्यों नहीं आई। वो उसे कॉल करता है लेकिन वो कॉल भी पिक नहीं करती। तो गोयान उसके रूम के बाहर चला जाता है और उसका रूम नॉक करता है, लेकिन जूली तो दरवाज़ा भी नहीं खोलती। उसके पेरेंट्स भी अपसेट होकर वहाँ पर ही चले जाते हैं। गोयान जैसे ही डोर ओपन करता है तो सामने जूली बेहोश पड़ी हुई थी। गोयान उसे जल्दी से गोद में उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर जिया शेंग को कॉल करके बताती है कि जूली ने सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। शेंग कहता है कि अगर जूली को कुछ हो गया तो। जिया कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसने लो स्ट्रेंथ की मेडिसिन यूज़ की है और ये सब कुछ सिर्फ वो अपनी फैमिली वालों को डराने के लिए कर रही है।
जिया शेंग से कहती है कि अब मैं रेसिंग के कंपटीशन में अपने रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हूँ। शेंग कहता है लेकिन ये खेल तो खतरनाक भी हो सकता है। जिया कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मुझे खुद ही वहां पर जाना पड़ेगा। शेंग कहता है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ हमें गोयान को दिखाया जाता है जो कि जूली के साथ हॉस्पिटल में ही मौजूद था। जैसे ही उसे होश आती है तो वो कहती है कि ब्रदर, आपने मेरी जान क्यों बचाई, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए था। वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है और बेड से नीचे गिर गई थी। गोयान उसे पकड़ लेता है। गोयान कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी गोयान के मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन आता है कि जिया ने रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है। गोयान सोच रहा था कि मैं जिया को मारना चाहता था, लेकिन ये तो खुद ही मौत के मुंह में अपना हाथ डाल रही है। इसीलिए वो सोच रहा था कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में गोयान रेसिंग में जाने की तैयारी कर रहा था और वो सोच रहा था कि जिया, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर जिया भी इस रेस में जाने के लिए कम्प्लीटली रेडी हो चुकी थी। फिर रेस स्टार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया और गोयान एक दूसरे के आमने सामने अपनी गाड़ियों में बैठते हैं। साथ में जिया गोयान के साथ बात भी कर रही थी। जिया कहती है कि ब्रदर, ये रोड बहुत ज्यादा जिगजैग है, इसीलिए तुम्हें थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। गोयान ब्रेक लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी गाड़ी की ब्रेक्स तो फेल हो चुकी थी। गोयान ने जिया के लिए गाड़ी की ब्रेक्स को फेल किया था और वो खुद ही उस गाड़ी में बैठ चुका था और ये सब कुछ तो जिया का ही प्लान था। इस ड्रामा में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर गोयान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाड़ी से बाहर आके नीचे गिर जाता है। जिया अपनी गाड़ी रोक के उसके पास आती है। जिया कहती है कि लगता है इसकी टांगें टूट चुकी हैं। जिया एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। फिर जिया सोच रही थी कि गोयान, मेरी पिछली जिंदगी में तुमने 3 साल तक मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, लेकिन अब की जिंदगी में मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए पैरालाइज बन के जिंदगी गुजारो। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर गोयान के पेरेंट्स ओटी के बाहर बहुत बेसब्री से फिर रहे थे। डॉक्टर आके बताते हैं कि आपके बेटे की जान तो बच गई है, लेकिन अब वो सारी उम्र अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता और वो व्हीलचेयर पर रहेगा। ये बात सुन के वो रोने लगते हैं। आंटी कहती हैं कि प्लीज मेरे बेटे की जान बचा लो, लेकिन डॉक्टर आई एम सॉरी बोल के वहां से चले जाते हैं। फिर जिया आती है। जिया को देखते ही आंटी कहती हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तो जिया आंटी के मुंह के ऊपर भी एक थप्पड़ मारती है। जिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर वो मिस्टर जियान को एक फाइल देती है और जिसमें पता चल गया था कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। अंकल कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जिया उन्हें ये न्यूज़ देने के बाद वहां से बाहर आ गई थी। मिस्टर शेंग भी जिया के पास आ जाते हैं। जिया कहती है कि गोयान अब सारी उम्र व्हीलचेयर के ऊपर रहेगा और मिस्टर जियान की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। मेरा ख्याल है कि मेरा सारा काम अब खत्म हो चुका है। मिस्टर शेंग उसके हाथ पकड़ लेते हैं। वो जिया से कहते हैं कि अभी भी एक काम बाकी है, हमें मास्टर को मिलने के लिए जाना होगा। जिया कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन हमें उनके लिए कुछ गिफ्ट्स बाय कर लेने चाहिए। फिर जिया और शेंग को एक शॉप में दिखाया जाता है। जिया अपने लिए कुछ ड्रेसेस देख रही थी। वो एक लड़की के साथ टकरा जाती है। वो लड़की जिया से कहती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी ज्यादा रिच हूँ, तुमने मेरे शूज भी खराब कर दिए हैं और ये लिमिटेड एडिशन के शूज हैं। वो लड़की सेल्स गर्ल को बुला के कहती है कि तुमने पुअर लोगों को इस शॉप के अंदर क्यों आने दिया है, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। सेल्स गर्ल कहती है कि ये हमारे कस्टमर हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वो लड़की सेल्स गर्ल के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगाती है। वो कहती है कि तुम्हें सीनियर्स के साथ बात करने की तमीज नहीं है। जिया मोना के मुंह के ऊपर भी एक थप्पड़ लगाती है। जिया कहती है कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी थोड़े से मैनर सीख लेने चाहिए। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। शेंग मोना से कहता है कि तुम ब्रांड्स ओनर हो ना, मैंने तुम्हारे ब्रांड्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मोना कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तभी सेल्स कर लाती है और उन्हें बताती है कि आपके कार्ड्स फ्रीज हो गए हैं, आप यहाँ से बाहर जा सकती हैं। लेकिन मोना सेल्स गर्ल की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी। शेंग कहता है कि लगता है सिक्योरिटी गार्ड्स को ही बुलाना पड़ेगा। शेंग सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है जो मोना को पकड़ के वहां से बाहर निकाल देते हैं। जिया कहती है कि ये काम तो आपने काफी अच्छा किया। शेंग कहता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो शॉपिंग करते हैं। और वो दोनों अपने काम में दोबारा फिर से बिजी हो गए थे। दूसरी तरफ हमें मोना को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रदर्स के सामने आती है। वो अपने ब्रदर से कहती है कि आफ्टर ऑल मैं आपकी सिस्टर हूँ, आपको मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। मिस्टर शेंग ने मुझे ब्लैक लिस्ट करवा दिया है कि आप इस काम में मेरी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मोना के ब्रदर्स उसे कहते हैं कि तुम हमेशा ही ऐसे काम करती हो जिसकी वजह से तुम्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए, इसलिए हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। वो मोना का हाथ छोड़ के वहां से चले जाते हैं। मोना को एक सीन याद आ रहा था जब उसके पेरेंट्स को ग्रैंड माँ ने बोला था कि मोना आपकी बेटी है, आपको इसे प्रोटेक्ट करना
करना चाहिए, लेकिन अंकल और आंटी ने कहा था कि ये बच्ची हमारी नहीं है, आप इसे ऑर्फन हाउस में भेज सकते हैं। मोना कहती है कि मेरे ब्रदर्स भी मुझे ऑन नहीं करते, लेकिन अब मैं अपनी फैमिली में अपनी जगह बना के ही रहूंगी। दूसरी तरफ हमें जैन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। अंकल और आंटी बहुत परेशान थे, तो उनके दोनों बेटे उनके पास आते हैं। आंटी कहती हैं कि क्या तुम्हें अपनी बहन के बारे में कुछ पता चला, तो वो बताते हैं कि नहीं, कुछ पता नहीं चला। आंटी कहती हैं कि 18 साल से मेरी बेटी लापता है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। दूसरी तरफ हमें शेंग और जिया को दिखाया जाता है। शेंग कहता है कि मास्टर तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश थे। जिया कहती है कि हाँ, मुझे भी उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर शेंग कहता है कि आज मैं तुम्हें जैन फैमिली से मिलवाने के लिए लेके जाऊंगा। ये नाम सुन के जिया को याद आ जाता है कि उसकी पिछली ज़िंदगी में उसके फादर ने उसे बताया था कि जिया उनकी रियल डॉटर नहीं, बल्कि वो तो जैन फैमिली की डॉटर है। जिया कहती है कि मैं भी आपके साथ उनको मिलने के लिए ज़रूर जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जिया जैन फैमिली से मिलने के लिए जाती है। मोना उसे देखते ही कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके फादर भी आ जाते हैं। मोना कहती है कि ये वही लड़की है जिसने मॉल में मुझे बुली करने की कोशिश की थी। उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है मुझे फादर कह के नहीं बुलाओ। और वो जिया और शेंग को वेलकम कहते हैं। वो उन दोनों को बताते हैं कि मेरी वाइफ की कंडीशन ठीक नहीं है। जिया जैसे ही मिसिस जैन के सामने जाती है तो वो उसे देखते ही उसकी तरफ आती हैं और उसे कहती हैं, बेटी तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, फाइनली तुम मुझे मिल ही गई हो। अंकल जिया से कहते हैं कि प्लीज़ मेरी वाइफ की बातों का बुरा नहीं मनाना, मेरी वाइफ की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। लेकिन जिया भी चुपचाप जाके आंटी के साथ बैठ गई थी। आंटी जिया को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी और उसे पानी भी पीने के लिए देती हैं। तभी आंटी के बेटे भी आ जाते हैं। आंटी कहती हैं कि देखो, ये तुम्हारी वही बहन है जो बचपन में खो गई थी, कितनी प्यारी है ना। अंकल कहते हैं कि मेरी वाइफ की कंडीशन आजकल ठीक नहीं रहती। तो जिया उनकी तरफ देखते हुए उनकी पल्स चेक करती है। जिया कहती है कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बस इन्हें डिप्रेशन है क्योंकि इनकी बेटी मिल नहीं रही इसी वजह से। फिर उनके बेटे मिस्टर शेंग से कहते हैं कि आपका बिजनेस पूरे चाइना में फैला हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरी सिस्टर को ढूंढने में हमारी हेल्प करें, हम अपने 10% के शेयर्स आपके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। तभी मोना अपनी ग्रैंड माँ के साथ एंटर होती है। मिस्टर जैन अपनी माँ को देख के कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। ग्रैंड माँ कहती हैं कि तुम लोग बहुत ज़्यादा ना शुक्रे लोग हो। मोना तुम लोगों की रियल डॉटर है, तुम उसे ऑन करने के लिए मना कर रहे हो। मोना बहुत जल्दी शेन फैमिली में शादी करने वाली है और उसके बाद वो एक रिच लेडी बन जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बिजनेस भी एक्सपेंड हो जाए तो तुम्हें मोना को अपनी डॉटर एक्सेप्ट करना होगा और उसका नाम अपने नाम के साथ रजिस्टर करवाओ। मिस्टर शेंग तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर शेंग कहते हैं कि क्या शेन फैमिली ने खुद इस बात का इकरार किया है कि वो मोना के साथ शादी करने वाले हैं। ग्रैंडमा शेंग को बातें सुनाने लगती हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम कौन हो जो हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो। अंकल अपनी माँ के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि माँ, बात को समझने की कोशिश करें, मेरी वाइफ की कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि हमारी बेटी मिल नहीं रही, इसीलिए हम मोना को ऑन नहीं करेंगे। ग्रैंडमा कहती हैं कि मोना ने इस फैमिली के लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। ग्रैंडमा कहती हैं कि वैसे भी तुम्हारी डॉटर तो पता नहीं कहाँ होगी, अभी तक तो वो मर भी चुकी होगी। आंटी ये बात सुन के गुस्से से आती हैं और अपनी सास को बहुत ज़्यादा मारती हैं। वो कहती हैं कि खबरदार, अगर आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ भी बोला। तभी जिया कहती है कि आपको किसने कहा कि इनकी डॉटर की डेथ हो चुकी है, मैं इनकी डॉटर हूँ जो कि बचपन में खो गई थी। ये बात सुन के सब लोग बहुत हैरान होते हैं और आंटी भी उसे हक कर लेती है। आंटी कहती हैं कि हाँ, यही मेरी बेटी है। मोना कहती है कि तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो, तुम झूठ बोल रही हो ना ताकि तुम इस फैमिली में स्टे कर सको, लेकिन चैंग फैमिली में तो मेरी ही शादी होगी क्योंकि उनकी तरफ से मेरा प्रपोजल आया है। ये बात सुन के मिस्टर शेंग सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या वाकई ही मिस्टर शेंग ने आपसे कहा है कि वो आपसे शादी करने वाले हैं। मोना कहती है कि तुम होते कौन हो मुझसे ये क्वेश्चन पूछने वाले, तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं है। तभी मिस्टर शेंग का असिस्टेंट आता है और वो एक एग्रीमेंट दिखाता है जिसमें मिस्टर शेंग ने जी फैमिली की डॉटर के लिए अपना प्रपोजल भेजा था। और दरअसल ये प्रपोजल तो जिया के लिए आया था, लेकिन उन लोगों को इस बात का पता ही नहीं था कि जिया इस फैमिली की रियल डॉटर है। मोना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो तो अपनी ग्रैंड माँ के साथ एक साइड पर बैठ गई थी। फिर मिस्टर शेंग कहते हैं कि जिया का पेरेंटिंग टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद हम शादी की बकायदा डेट फिक्स करेंगे। ये बात सुन के वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। फिर मिस्टर शेंग कहते हैं कि इन दोनों को यहाँ से पकड़ के बाहर निकाल दो। मोना कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ के वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर जिया को भी मिस्टर शेंग की हकीकत का पता चल जाता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था और उसे वो सारे सीन भी याद आ रहे थे जब बचपन से शेंग उसके साथ था और हमेशा उसकी हेल्प किया करता था। जिया इमोशनल हो जाती है। जिया मिस्टर शेंग से कहती है कि तुमने मेरे साथ जानबूझ के झूठ बोला था,
कि अब मैं तुम्हें यंग मास्टर कह के बुलाऊं? शेंग कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड रहूंगा। जिया कहती है कि तुमने जानबूझ के मुझसे ये बात छुपाई। शेंग कहता है कि मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम मुझे छोड़ के चली ना जाओ। मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा दोस्त बन के रहना चाहता था। जिया कहती है लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। शेंग कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं हमेशा वैसे ही रहूंगा जैसा तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन जिया वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें जैन फैमिली को दिखाया जाता है, जिन्हें पेरेंटिंग रिपोर्ट का पता चलता है कि वो पॉजिटिव आई है। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फाइनली हमारी डॉटर हमें मिल चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन हमें फैमिली डिनर का दिखाया जाता है, जहां पर जैन फैमिली जिया के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। जिया का फर्स्ट ब्रदर उसे 1 मिलियन का चेक देता है। वो जिया से कहता है कि तुम अपनी मर्जी से अपने लिए शॉपिंग कर सकती हो। दूसरा ब्रदर कहता है कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे 2 बिलियन का चेक देता है। जिया अपने ब्रदर्स का प्यार देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और उन्हें थैंक्स बोलती है। फिर जिया शेंग की तरफ देखती है, जो कि काफ़ी देर से खामोश बैठा हुआ था। जिया उसे कहती है कि भले तुम शेन फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी सारी ज़िंदगी मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है और हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हो। इसीलिए क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? शेंग कहता है कि हाँ, मैं तो काफ़ी देर से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। और वो अपनी पॉकेट में से रिंग निकाल लेता है और जिया को सबके सामने प्रपोज करता है। जैन फैमिली जिया को शेंग के साथ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, स्पेशली उसके पेरेंट्स। दूसरी तरफ हमें गोयान को दिखाया जाता है, जो कि व्हील चेयर पे था और जूली उसके पास खड़ी थी। गोयान कहता है कि काश मैं जिया को अपनी सिस्टर एक्सेप्ट कर लेता और वो हमेशा मेरे पास ही रहती। जूली उसके पास खड़े होकर ही अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही थी। जूली कहती है कि अगर तुम्हें जिया की इतनी याद आती है तो जिया के पास ही चले जाओ ना, लेकिन वो तो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है। गोयान कहता है कि प्लीज़ मेरी व्हीलचेयर को थोड़ा सा आगे कर दो। जूली कहती है कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, तुम बहुत बड़े लूज़र हो। तभी हमें उनके पेरेंट्स को दिखाया जाता है। वो दोनों तो अब कम्प्लीटली बेगर्स बन चुके थे और कचरा उठा के आ रहे थे। वो जूली से कहते हैं कि आज का सारा दिन तो तुमने वेस्ट ही कर दिया। अगर हमारे साथ थोड़ा सा कचरा उठा लेती तो आज का खाना खाने के पैसे निकल आने थे। जूली कहती है कि मैं ये गंदा काम तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि आप दोनों बेगर्स हैं और ये काम तो आप दोनों पे ही सूट करता है। उसके फादर जूली के ऊपर हाथ उठाने लगे थे, लेकिन फिर वो खामोश हो जाते हैं। फिर हमें एक बड़ी एलसीडी दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होकर एक सीन देख रहे थे और वहाँ पर मिस्टर शेंग और जिया की शादी का सीन चल रहा था। गोयान भी अपनी फैमिली के साथ वहां पर खड़ा हो जाता है। सब लोग जिया के बारे में बात कर रहे थे कि जिया जैन फैमिली की इकलौती बेटी है, जो कि 18 साल से जियान फैमिली में पली बड़ी है, लेकिन जियान फैमिली ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। अब ये बात सुन के तो जियान फैमिली भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि उन्होंने जिया की कदर नहीं की थी। और दूसरी तरफ जिया और मिस्टर शेंग का वेडिंग सीन दिखाया जा रहा था। जैसे ही उन दोनों की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और इसी के साथ ही हमारे आज का ड्रामा भी एंड हो जाता है। गाइस, आज का ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ।